इसमें बोला है a vertical sloping block of length 60 meter, height 40 meter and average width of 1.5 meter has sharp boundary walls. However, the mining width of the sloping block is 2 meter. The tonnage factor are 3 tons per meter cube for ore and 2.5 tons per meter cube for wall rocks. Average grade of ore is 10%. The overall grade of ore mined on account of dilution in percentage what would be? So इसमें इस तरह से है कि अगर हम सिर्फ फ्रंट फेस लेते हैं तो सपोज ये ओर बॉडी है यहाँ पे, और इस तरह से भी देख सकते हैं इसे कि 1.5 मीटर विड्थ है इसकी और टोटल 2 मीटर है। ठीक है, तो जो ये साइड में वॉल रॉक्स है उनका विड्थ कितना हो जाएगा? तो विड्थ ऑफ वॉल रॉक width of wall rock would be 2 minus 1.5, that is 0.5 meter. ठीक है, एंड हाइट एंड लेंथ ये सब सेम रहेगा, लाइक हाइट विल बी 40 मीटर एंड अगर हम इस तरह से देखते हैं तो लेंथ भी 60 मीटर ही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तभी हमसे बोला ये है कि जो ओर है जब हम माइनिंग यहाँ पे हो रहा है तो ये जो है 2 मीटर विड्थ का माइन कर रहे हैं और 1.5 मीटर में ओर बॉडी है और साइड में वॉल रॉक है, और वॉल रॉक जो है वो 2.5 टन पर मीटर क्यूब है और यहाँ पे जो ओर है वो है 3 टन पर मीटर क्यूब। सो बोल रहा है डाइल्यूशन परसेंटेज, यहाँ पे डाइल्यूशन कितना होगा इन परसेंटेज। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम मेटल कंटेंट निकालते हैं। तो मेटल कंटेंट निकालने के लिए पहले हम एक काम करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ओर निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ओर इज इक्वल टू 60 इंटू 40 इंटू विड्थ है इसका 1.5। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, एक सेकेंड इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये यहाँ से आ रहा है 3600 मीटर क्यूब। इसके बाद में टनेज निकालेंगे तो टनेज यहाँ पे हो जाएगा 3600 इंटू 3, सो ये हो जाएगा 10800 टन्स। यहाँ पे 3 क्या है? 3 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी हम बोल सकते हैं इसकी, या फिर डेंसिटी बोल सकते हैं। उसके बाद में मेटल परसेंटेज कितना होगा? तो मेटल परसेंटेज इसमें हो जाएगा 10% है, तो 10800 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से ये आएगा 1080 टन ऑफ, यहाँ पे हम बोल देते हैं मेटल। ठीक है, अब इसमें हमें बोला है कि जब हम माइन कर रहे हैं तो वॉल रॉक है जो उसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ वॉल रॉक देयर विल बी सम लाइक डाइल्यूशन। अगर ग्रेड 10% है तो वो कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं टनेज ऑफ वॉल रॉक। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 60 इंटू 40 इंटू 0.5। ठीक है, इंटू हम यहाँ पे क्या करेंगे 2.5 कर देंगे, जो कि उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी बोल देते हैं, यहाँ पे टनेज फैक्टर जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा 2400 इंटू 125 डिवाइड बाय 100। तो ये आ रहा है 3000 टन। सो डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन होता है टोटल मेटल कंटेंट डिवाइड बाय टोटल टनेज इंटू 100। सो यहाँ पे मेटल कंटेंट हो जाएगा 1080, उसके बाद में टनेज। तो टनेज यहाँ पे एक तो हो गया वॉल रॉक का जो था वो, और ये 10% था ना, तो 10800 इंटू 100। तो यहाँ से ही हो जाएगा 1080 डिवाइड बाय
अच्छा यहाँ पे 3000 है, तो इट वुड बी 13800. सो यहाँ से ये आ रहा है 7.82%. सो हमारा जो डाइल्यूशन होगा वो हो जाएगा 7.82%. सो इसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. क्वेश्चन में हमें बोला था कि एक वर्टिकल स्टॉपिंग है ऑफ लेंथ 60 मीटर एंड हाइट इज 40 मीटर एंड एवरेज विड्थ हमें दिया हुआ था 1.5 मीटर. अब इसने बोला है कि माइनिंग विड्थ ऑफ स्टॉपिंग ब्लॉक इज 2 मीटर. तो टोटल जो विड्थ है वो है 2 मीटर है. तो जो ओर बॉडी है उसके सराउंड में सब लाइक वॉल रॉक्स है यहाँ पे. सो उनका टनेज फैक्टर हमें दिया हुआ था. ओर का दिया हुआ था 3 टन पर मीटर क्यूब और वॉल रॉक का हमें दिया हुआ था 2.5 टन पर मीटर क्यूब. सो यहाँ पर ये बोला है कि एवरेज ग्रेड ऑफ ओर इज 10%. द ओवरऑल ग्रेड ऑफ ओर माइंड ऑन अकाउंट ऑफ डाइल्यूशन इन परसेंटेज. सो हमने क्या किया यहाँ पे सबसे पहले मेटल कंटेंट निकाला, उसके बाद में टनेज ऑफ वॉल रॉक निकाला एंड टनेज ऑफ ओर हमने यहाँ पे निकाला. तो ये आया हमारे पास में 1080 यहाँ पे एंड यहाँ पे आया 3000. तो बस डाइल्यूशन परसेंटेज हमारे पास में आ गया टोटल मेटल कंटेंट डिवाइड बाय टोटल टनेज. Yes. So next question में हमें बोला है economics analysis of an iron ore deposit reveals that the net value of the ore is related to grade mined as shown in the table. मतलब कि ग्रेड और नेट वैल्यू जो है वो दोनों रिलेटेड है. और अगर 65 है तो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 3500 और अगर 63 है तो 3200 आ रहा है. और यहाँ पे एक बात बोली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अज्यूमिंग द लीनियर रिलेशनशिप. लीनियर रिलेशनशिप का मतलब हो गया इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो लीनियर है. तो मतलब हम इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो बस हमें ये इक्वेशन यहाँ पे बनानी है और उसके बाद में हमसे पूछा है द ब्रेक इवन कट ऑफ ग्रेड इन परसेंटेज कॉपर इज. ठीक है, तो इसे देख लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करते हैं. सो एक इस तरह से लिखते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1 प्लस सी. तो यहाँ से देख लेते हैं इसे. ये हो जाएगा y माइनस y1 हमारे पास में है. अच्छा ये इसको बता देते हैं, ये y1 यहाँ पर x1 x2 y1 y2. ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3500 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3500 माइनस 3200 डिवाइड बाय जो यहाँ पे x माइनस x1 होते हैं. सॉरी, तो यहाँ पे ये होगा 65. तो हम यहाँ पे सी लिखने की नीड यहाँ पे होती नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम ये वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं x माइनस x1 प्लस सी. काफी मेसी हो गया ये. ठीक है, तो डायरेक्ट इसको लिखते हैं.
सबसे पहले हम इसकी स्लोप निकालते हैं यहाँ पे, तो स्लोप हो जाएगा 3500 माइनस 3200 डिवाइड बाय 65 माइनस 63, तो ये यहाँ पे आएगा 300 डिवाइड बाय 2 दैट इज 150। सो रिलेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 150 यहाँ पे ग्रेड प्लस सम कोफिशिएंट। एक काम करते हैं, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू हो गई 3500 इज इक्वल टू 150 इंटू ग्रेड, ग्रेड यहाँ पे हो गया 65 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 3500 माइनस, इसे देख लेते हैं कितना हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे 9750। तो यहाँ से c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6250, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरह से बन जाएगी, y इज इक्वल टू 150 इंटू ग्रेड माइनस 6250, ठीक है। अब इसमें हमें बोला है कि ब्रेक इवन कट ऑफ क्या होगा, तो ब्रेक इवन कट ऑफ क्या होता है, ब्रेक इवन कट ऑफ होता है जहां पर जो रेवेन्यू है वो इक्वल हो जाए हमारा जितना कॉस्ट लगा है, मतलब हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है यहाँ पे वो जीरो हो जाता है, मतलब इसे हम मार्जिन भी बोल देते हैं, प्रॉफिट भी बोल देते हैं, तो वो जीरो हो जाता है इस कट ऑफ ग्रेड पे। तो ये मतलब इसे बोल सकते हैं मिनिमम हम इतना ही ग्रेड के मटेरियल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर फॉर ब्रेक इवन कट ऑफ y इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पर ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 0, सो ग्रेड हमारे पास में आ जाएगा 6250 डिवाइड बाय 150, सो ये हो जाएगा 4 एंड 25 मतलब 1, 41 के अराउंड ये आ रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास में जाएगा 41.6। देन अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये शायद है मेरे पास, इसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिख ही रहा है वैसे तो, पर इसको देख लेते हैं एक बार। ये बोला है कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 क्या होगा, तो x लेस देन 2 का मतलब है x इज इक्वल टू क्या हो सकता है 0 1 एंड 2 2 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है। सो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 को बस ऐड करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से ये आएगा 1/16 प्लस 4/16, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/16। सो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी मान लो x लेस देन इक्वल टू 3 थी, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे x इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3, तो बस यहाँ पे साइन को देखना है कौन सा साइन दिया हुआ है और जो वैल्यू दिया हुआ है उसे देखना है। वो मैंने अलग मेथड से सॉल्व किया था, दो इक्वेशन होती है, एक होता है जब हमें वैल्यू पता होती है तो हम जैसे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन सॉरी y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स,
माइनस x1 प्लस सी ऐसे करके निकालते हैं। सो उसके अलावा एक और अल्टरनेटिव होता है कि जब आपके पास दो वैल्यू दी हुई हो, जैसे कि यहाँ पे इस केस में हमें दो वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे। अगर सिर्फ एक वैल्यू देते तो हम जो मैंने पहले यूज किया था उससे कर सकते थे, पर यहाँ पे हमें दो वैल्यू गिवन है तो मैंने डायरेक्ट स्लोप निकाला यहाँ पे सबसे पहले। यहाँ पे m हमारा जो है वो स्लोप है, ठीक है। अगर कोई लाइन होती है इस तरह से, सो जो टेन थीटा होता है वो इक्वल होता है m के, और m होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्लोप का वैल्यू रख दिया। अब उसके बाद में मेरे को m की वैल्यू तो पता चल गई, मतलब इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे मुझे m की वैल्यू तो पता है, पर मुझे यहाँ पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू अभी नहीं पता थी। तो उसके लिए क्या किया कि मेरे पास मतलब मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वैल्यू मुझे पता है, जैसे कि 3500 वैल्यू कब आ रही है, जब हमारी जो ग्रेड है वो 65% है। सो इस तरह यहाँ पर वैल्यू यहाँ पे पुट करी। उसके बाद में यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, तो कांस्टेंट की वैल्यू आई -6250। उसके बाद में सेम वैल्यू को इक्वेशन में पुट किया। यहाँ पे ये जो इक्वेशन इसे बोल देते हैं 1। सो यहाँ पर हमारे पास में m की वैल्यू आई थी 150, और कांस्टेंट हमारे पास में आया था -6250। बस इसके बाद में क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे, तो y और x क्या है, y यहाँ पर है वैल्यू, और x यहाँ पर है ग्रेड इन परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हमारी इक्वेशन बनती है फाइनल। अब उसने हमसे बोला है कि ब्रेक इवन कट ऑफ ग्रेड बता दो क्या है। तो ब्रेक इवन कट ऑफ ग्रेड होती है जब हमारी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, मतलब कि वैल्यू मतलब ये है कि आपको मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना मतलब आपको उसमें मार्जिन कितना मिल रहा है। लाइक अगर आप 100 रुपए में बेच रहे हो और 80 रुपए में मतलब टोटल माइनिंग प्रोसेसिंग का कॉस्ट है, और 100 रुपीज सेलिंग प्राइस है, तो 20 रुपी प्रॉफिट है। पर ये बोल रहा है कि यहाँ पे आप 80 में ही बेच रहे हो और 80 में ही खरीद रहे हो, इस तरह से। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे ग्रेड को हम बस सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्लान एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद कॉर्नर कोऑर्डिनेट्स 1,1, 4,5, 7,2, ठीक है। तो जब भी हमें इस तरह से तीन कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो ये प्रॉपर मैथ्स का सवाल है, इसे हम इस तरह से करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे हो जाता है 1/2, एंड इसको इस तरह से लिखते हैं x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2, अच्छा सॉरी y2 माइनस y3, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, y2 माइनस y3, y1 माइनस y2 एंड x3 इंटू, सो यहाँ पे बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है, और जो इसका आंसर आएगा वही मतलब फाइनल एरिया हो जाता है। तो अगर तीन कोऑर्डिनेट दिए तो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो बस फॉर्मूला सही याद होना चाहिए। एक सेकंड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है मतलब जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया, तो ये याद होना चाहिए जब आप 1 यूज कर रहे हो और इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो 2 माइनस 3, फिर आप क्या यूज कर रहे हो x2, तो x2 यूज कर रहे हो तो 3 माइनस 1, एंड उसके बाद में हम यूज करेंगे x3, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2, क्योंकि ये डायरेक्शन अगर याद नहीं होगी तो कैलकुलेशन गलत हो जाती है।
ये मतलब यहाँ पे हम मॉड्यूलस लगाते हैं क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 5 - 2 प्लस 4 × 2 - 1 प्लस 7 × 1 - 5। सो यहाँ पे आ रहा है 3 प्लस, अच्छा ये हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे -4 - 28। सो 7 - 28 21 डिवाइड बाई 2, सो 10.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इस क्वेश्चन में हमसे पॉइंट ए जो है उस पर यहाँ पे बोला हुआ है कि P इज इक्वल टू 1 है एंड ग्रेड पूछा है हमसे, ग्रेड क्या होगा एट पॉइंट ए। ठीक है, ये हमसे सवाल पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इनवर्स डिस्टेंस मेथड लगाना है और उससे ही सॉल्व हो जाएगा। सो इसको इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ए है जो 0.5% है और यहाँ पे है पॉइंट स्मॉल ए जो यहाँ से है 25 फीट डिस्टेंस पे, और पॉइंट बी जो है वो है 0.9% और 75 25 25 एंड 25 75 फीट डिस्टेंस पर पॉइंट बी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमसे ग्रेड ऑफ ए पूछा है, तो ग्रेड ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ये होगा 0.5 डिवाइड बाय 25 प्लस 0.9 डिवाइड बाय 75 एंड 1/25 प्लस 1/75। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करें तो ठीक है, नहीं तो कंप्यूटर पे जब यूज करते हैं तो इनकी जो रेशियो है उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि 0.5/25 क्या होगा, तो फिर रेशियो की वैल्यू निकाल के फिर ऐड करके फिर डिवाइड कर दो तो वो बेटर होता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा 0.020, देन 0.9/75 हो जाएगा 0.012, देन यहाँ पे सो ये हो जाएगा 32, सो ग्रेड जो होगा वो यहाँ पे आएगा 0.6%। Then next question is using inverse distance weighing with power 1, estimate grade at point P from 6 points। ठीक है, इस तरह से पॉइंट दिया हुआ है और राउंड ऑफ बोला है टू द 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, अब ये सिंपल लाइक फॉर्मूला वाला ही है, इसमें बताती हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट, ग्रेड इज इक्वल टू समीशन ऑफ डिस्टेंस एंड यहाँ पे हो जाएगा समीशन ऑफ 1/डिस्टेंस। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 2, यहाँ पे कितने पॉइंट है 6 पॉइंट है, तो आई इज इक्वल टू 6, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 2 6। बस यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है, सो वैल्यू रखते हैं एक बार।
इसका कैलकुलेशन मेरे पास था पहले से, तो मैंने डायरेक्ट ही इसको लिखा है यहाँ पे। बाकी इसमें कुछ है नहीं इतना खास कि इसको मतलब बताना चाहिए। बस यहाँ पे एक ही बात है, जो बोला है पावर 1 है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम बोल देते पावर 2 है, तो हम यहाँ पे इसको करते हैं ग्रेड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाय 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। बेसिकली फॉर्मूला यहाँ से क्या बन रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हो रहा है ग्रेड अपॉन डिस्टेंस टू द पावर p समीशन ऑफ 1 अपॉन डिस्टेंस टू द पावर p। ठीक है, अब उसमें स्क्वायर बोल दे वो, या बोल दे आपको क्यूब करना है, या बोल दे पावर 4 करना है, तो p की वैल्यू जो भी होगी बस वो वैल्यू रखनी है और उसके बाद में से कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो फीट में दिया हुआ है, तो उसको चेंज करने का या ऐसा सोचना नहीं है कि चेंज तो करना है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों दोनों तरफ हमारे पास 1 अपॉन डिस्टेंस है, तो जो लेंथ है, लेंथ की यूनिट एट द एंड मतलब कैंसिल हो जाती है, तो इसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है इन इनवर्स डिस्टेंस वेइंग टेक्निक द वेट असाइन टू अ सैंपल मेनली। तो जो हम सैंपल को वेट असाइन करते हैं वो क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस, राइट। 1 अपॉन डी हम इस तरह से सैंपल को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट क्या असाइन हो रहा है, ग्रेड ग्रेड ऑफ द सैंपल ओनली नहीं, इसके संग हम डिस्टेंस भी करते हैं, डिस्टेंस ऑफ सैंपल फ्रॉम एस्टिमेशन पॉइंट, राइट। सो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दिस इज द वेट, इसे हम बोल देते हैं जो वेट असाइन हुआ है, और दिस इज द वैल्यू, राइट। लाइक 0.9% इधर भी है एंड 0.9% इधर भी है, पर ये यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पे है और ये यहाँ से 16 मीटर डिस्टेंस पे है, तो वेटेज जो होगा वो इसका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये पास में है टू आवर ऑब्जर्विंग पॉइंट। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कल किसी को इसमें डाउट भी था। सो यहाँ पे बोला है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मेटल पिस्टन्स finds that on an average 12% of his pistons are rejected because they are either oversized or undersized। मतलब कि ऑन एवरेज 12% जो वो कुछ जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है वो रिजेक्ट हो जाता है। What is the probability that a batch of 10 pistons will contain no more than 2 rejects? इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ रिजेक्ट्स, यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिजेक्ट लेस देन इक्वल टू 2, राइट। सो यहाँ पे कितने पिस्टन्स रिजेक्ट हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ रिजेक्ट्स कैन बी 0.5 तो नहीं होगा, ये हो सकता है 0, 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे बोला है नो मोर देन 2, राइट। अगर लेस देन 2 बोलता तो फिर हम 0 एंड 1 लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास में कितनी है, 0.12। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमारे पास में क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.12 दैट इज 0.88। अब इस तरह के सवाल में एक फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, हमें वो यूज करना है, राइट। सो उसे इस तरह से देखते हैं, इसको बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा NCX प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये है सक्सेस एंड यहाँ पे है फेलियर। N इज द टोटल नंबर ऑफ पिस्टन्स इन अ बेच। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट बोल सकते हैं इसे, इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और उसके बाद में हमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो वो हो गया 0.12। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा 1 माइनस 0.12 दैट इज 0.88। ठीक है, अब यहाँ पे देखते, अगर हम इफ x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 0 रिजेक्ट्स
ये हो जाएगी 10c 0 p टू द पावर 0 q टू द पावर 10 माइनस 0। तो यहाँ से ये आ रहा है 10c 0 इंटू 1 इंटू q टू द पावर 10, राइट। उसके बाद में हम अगला देखते हैं। अच्छा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.2785। फिर आता है नेक्स्ट, फिर उसमें बोला है कि अगर नंबर ऑफ रिजेक्ट्स 1 हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ रिजेक्ट्स 1 इज इक्वल टू 10c1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द पावर x दैट इज 1 इंटू q टू द पावर 10 माइनस 1। यहाँ से हो जाएगा 10c1 इंटू 0.12 0.88 टू द पावर 9, राइट। सो इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा, यहाँ पर ये आ रहा है 0.37977, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास में x इज इक्वल टू 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 2 रिजेक्ट्स वो हो जाएगा 10c2 इंटू पी टू द पावर 2 q टू द पावर 8। तो ये यहाँ से आ रहा है 10c2 इंटू 0.12 की पावर 2 इंटू 0.88। सो इसे कैलकुलेट करते हैं, तब आता है 0.73304। सो बस अब हमें बोला है नॉट मोर देन 2, तो हमारे पास में आइदर आएगा। लाइक इसमें बोला है कि आइदर, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे बोला हुआ है आइदर ओवर साइज अंडर साइज एंड नॉट मोर देन 2। सो जब भी इस तरह से होता है कि मतलब 0 भी एक्सेप्टेबल है, 1 भी एक्सेप्टेबल है और 2 भी एक्सेप्टेबल है, तो हम जो फाइनल हमारी प्रोबेबिलिटी होती है x लेस देन इक्वल टू 2, वो यहाँ से हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। सो यहाँ से हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा, ठीक है, 0.2785 प्लस 0.3797 और इसे भी ऐड कर देते हैं 73304। सो यहाँ से ये आता है 0.8913। मतलब कि जो रिजेक्ट है वो 0, 1 और 2 ही होंगे, मतलब कि 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है यहाँ पे 0.89। अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 0.9 यहाँ पे आ रहा है। देन अगला क्वेश्चन आता है, मैकेनिक्स इज मेनली कंसर्न विद बॉडीज ओनली एट रेस्ट ओनली इन मोशन। ठीक है, तो मैकेनिक्स का मतलब होता है कि हम फाइंड करते हैं कि जब बॉडीज आर एट रेस्ट और उन पे कोई फोर्स अप्लाई हुआ है या फिर दे आर इन मोशन एंड देन हमने उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है विच ब्रांच डील्स विद फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अ बॉडी एट रेस्ट। तो एट रेस्ट पे मतलब हो गया स्टैटिक्स। then which branch deals with force and their effects on moving bodies, तो वो हो जाएगा डायनेमिक, राइट। थर्मोडायनेमिक होता है हीट एंड टेम्परेचर। जियोमेट्री तो नहीं होगा, ये तो मतलब ब्रांच भी नहीं है इसे, पर जियोमेट्री रिलेटेड हो गया मेजरमेंट। फिर उसके बाद में आता है काइनेमेटिक्स डील विद मोशन ऑफ बॉडीज कंसिडरिंग ओनली फोर्सेस विदाउट रेफरेंस टू फोर्सेस causing motion only under gravitational force। सो इसका आंसर हो जाएगा विदाउट रेफरेंस। लाइक हम काइनेमेटिक्स में 3 रूल्स पढ़ते हैं न्यूटन के, v इज इक्वल टू u माइनस पी टी, देन s इज इक्वल टू हाफ u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, मुझे याद नहीं क्या था, यहाँ पे से कुछ होता है। देन एक होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो ये जो इक्वेशन होती है वो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। और न्यूटन जब हम फोर्स को इनकाउंट मतलब कंसिडर करते हैं तो वहां पे हो जाता है कि जो टोटल फोर्स है वो इज इक्वल टू mg हो गया। फिर जो नॉर्मल फोर्स है वो भी लाइक mg कॉस इक्वल टू mg हो जाता है, मतलब जो नॉर्मल सरफेस के जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसके बराबर हो जाता है।
फिर अगला है इन स्टैटिक्स अनलेस अदरवाइज स्टेटेड बॉडीज आर जनरली कंसिडर एज, तो हम इसको एज अ रिजिड बॉडी यहाँ पे काउंट करते हैं। देन अगला आता है टू फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इसे हम बोल देते हैं F1, इसे हम बोल देते हैं F2। तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, F1 कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री, और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा प्लस F2 कॉस 135 डिग्री, राइट। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 80 इंटू कॉस 30 प्लस 60 इंटू कॉस 135। तो यहाँ से हो जाएगा 40√3 माइनस 60/√2, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर हम निकालेंगे वाई डायरेक्शन में फोर्स। सो ये तो हमारा हो गया इन एक्स डायरेक्शन, राइट। इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, अभी देख लेते हैं एक बार। फिर वाई डायरेक्शन में यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा वाला, तो ये होगा यहाँ पे रिजल्टेंट फैक्टर इन वाई डायरेक्शन F1 साइन 30 डिग्री प्लस F2 साइन 135 डिग्री। सो ये यहाँ से आएगा 80 इंटू 1/2 प्लस 60 इंटू 1/√2। सो ये यहाँ ये हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसे हम देखते हैं तो 40 प्लस 30/√2 JK। ठीक है, सो ये तो हमारा रिजल्टेंट हो गया। अब हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से इसको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं। सो ये यहाँ पर आ रहा है 26.85 न्यूटन, और रिजल्टेंट ऑफ y हमारे पास में आ रहा है 82.43 न्यूटन। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √(r(x)² प्लस RY²। ठीक है, तो ये यहाँ से आएगा 26 इंटू 85 स्क्वायर प्लस 82.43 स्क्वायर। ठीक है, √8। सो यहाँ से आ रहा है 86.7 न्यूटन। उसके बाद में हम डायरेक्शन देख लेते हैं, तो डायरेक्शन बेसिकली हो जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू आर ऑफ वाई आर ऑफ एक्स। सो यहाँ से हो जाएगा 82.43 डिवाइड बाय 26.85। सो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम तो यहाँ से ये आएगा 72 डिग्री। सो जो रिजल्टेंट होगा, तो वो रिजल्टेंट कैसा होगा, रिजल्टेंट इस तरह से होगा 72 डिग्री, समथिंग लाइक दिस। इसका मैग्नीट्यूड होगा 86, अराउंड बोल देते हैं 86 न्यूटन, और जो एंगल होगा वो होगा 72 डिग्री। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है, अ लोड ऑफ 500 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय टू केबल्स। Cable A makes 30 degree with horizontal, cable B makes 45 degree with horizontal. Tension in cable A and cable B.
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे बोला है 500 न्यूटन, मतलब ये केजी में नहीं। अगर ये केजी में होता तो हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स अराउंड 10 मान लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, तो जो यहाँ पे फोर्स होता वो होता m/g। पर यहाँ पे वो एक्चुअल पहले से ही न्यूटन में दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो ये इस तरह से है, तो यहाँ पे एक टेंशन फोर्स यहाँ इस तरह से लग रहा होगा, T1, TA बोल लेते हैं, और यहाँ पे होगा TB। ओके, सो एंगल देखते हैं, एंगल कैसे निकालेंगे। इसको अगर हम ऐसे इंक्रीज करें, ठीक है, तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, राइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर हो रहा है। और इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री जाएगा। मतलब क्या किया है मैंने, 90 - 45 किया है यहाँ पे 90 - 30 किया है। और अगर इसको इस तरह से नहीं देखें, तो ये इसको यूं भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 डिग्री था, सो ये 30 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, और फिर यहाँ पे वापस 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब ऐसे 90 का एंगल, तो इस तरह से जो एंगल है वो इस तरह से आएंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे बोला है कि जो टेंशन है ये जो है स्टेबल है, मतलब कि ये मूवमेंट में नहीं है, मतलब कि इसके जो इक्विलिब्रियम इसे बोलते हैं। तो जो वर्टिकल फोर्स है और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। सो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं Fx इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा TA cos 30 डिग्री, राइट, एंड माइनस TB cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टेंशन ऑफ A माइनस टेंशन ऑफ B डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू 0। सो टेंशन ऑफ A यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी, टेंशन ऑफ B यहाँ पे आ रहा है 1.225 टाइम्स टेंशन ऑफ A। सो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसको कैसे किया है वो देख लेते हैं। हमने बस जो एंगल है उसे यहाँ से इस तरह से फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा TA cos 30 डिग्री, और इधर हो जाएगा TA cos 45 डिग्री। देन वर्टिकल फोर्स हमें इक्वल करना है, तो वर्टिकल फोर्स इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा TA sin 30 डिग्री प्लस TB sin 45 डिग्री, क्योंकि दोनों अपर डायरेक्शन में, इसलिए प्लस, और जो 500 न्यूटन है वो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 500 इज इक्वल टू TA डिवाइड बाई 2 TB डिवाइड बाई √2। तो यहाँ से ये आ रहा है, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 TA प्लस 1.225 टाइम्स TA 0.707, ये 1/√2 की वैल्यू होती है, इज इक्वल टू 500। तो यहाँ से टेंशन ऑफ B आ जाएगा 1.225 इंटू टेंशन ऑफ A। सो ये हो रहा है यहाँ पे 448 न्यूटन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो यहाँ पे बोला है द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स लोकेशन फ्रॉम पॉइंट ओ। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, सो इसको मैं नेक्स्ट अगर एमएमटी होता है तो उसमें बताती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मिसप्रिंट ही है, पर इसका मेथड तो मैं बता ही सकती हूँ, मेथड बता देती हूँ। ठीक है, सो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे होना चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ इस तरह से होना चाहिए था, रिजल्टेंट फोर्स हमसे पूछा है और यहाँ बोला है पॉइंट ओ है, राइट। तो यहाँ से मान लो एक्स डिस्टेंस पे रिजल्टेंट फोर्स इस तरह से लग रहा है, हमें डायरेक्शन नहीं पता है, तभी हमने अज्यूम कर लिया एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, सब वो बोल रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स लोकेशन फ्रॉम पॉइंट ओ। सो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो किस तरह से लगेगा ये पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि सारे फोर्स जो है वर्टिकल ही है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो नेट वर्टिकल फोर्स है, नेट वर्टिकल फोर्स है वो इक्वल टू 0 होंगे। तो देखो 100 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम इसे इस तरह से देख लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो 100 प्लस 150 प्लस 200 इज इक्वल टू, बोल देते हैं रिजल्टेंट फोर्स, राइट। ये ऐसे था, माइनस था यहाँ पे, इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एफ हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 400 450 हो जाएगा, राइट, 450 न्यूटन। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ निकालेंगे। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पे 100 न्यूटन और डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर, राइट। फिर अगला फोर्स है हमारा जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उसे हम ऐसे लिख देते हैं माइनस ऑफ एफ। एफ तो हमें पता है 450, ठीक है, तो 450 और इंटू एक्स डिस्टेंस, प्लस हो जाएगा 150 इंटू 4 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 200 इंटू 6, राइट। सो मोमेंट अबाउट ओ, जो मोमेंटम है यहाँ पे, वो यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 450 एक्स इज इक्वल टू 200 प्लस 600 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1200, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 6.67 मीटर। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ओ, इससे 6.67 मीटर पर, मतलब अराउंड यहाँ पे एक फोर्स लगना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 450 न्यूटन। तो ये अप्रोच इस तरह से होता है कि जो नेट फोर्स है उसे आप 0 कर दो, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, और उसके अलावा जो मोमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट ही रोटेट कर सकता है, राइट, ये इस तरह से या अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे भी रोटेट कर सकता है बेस्ड ऑन द फोर्स। सो जो डिस्टेंस इनटू फोर्स है उससे आप इसका मोमेंट निकालो और उसे 0 कर दो, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पे 150 जो है ये इस तरह से दिया हुआ है, 150 यहाँ पे आंसर में इस तरह से 50 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में, ये गिवन नहीं है। और यहाँ पे डिस्टेंस भी अलग है, यहाँ पे कुछ 1 है और अलग डिस्टेंस है। देन अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन बेस्ड है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है और 60 kg ब्लॉक रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.35, हॉरिजॉन्टल फोर्स 180 न्यूटन इज अप्लाइड, द एक्चुअल फ्रिक्शन क्या होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, और एन क्या होता है यहाँ पे, एन होता है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो भी सरफेस है, जैसे ये रफ सरफेस है यहाँ पे, तो इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है ये वाला, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो सबसे पहले नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा,
ये बोला है ब्लॉक रेस्ट ऑन अ रफ सरफेस, मतलब कि ये मूवमेंट में नहीं है। तो जो टोटल वर्टिकल फोर्स होगा वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, तो देखो यहाँ पे नीचे इस तरह से लग रहा होगा 60 G न्यूटन, राइट। इधर एक फोर्स लग रहा है 180 न्यूटन। यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन, एंड ऊपर जो है नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि नॉर्मल फोर्स जो होगा वो 60 × 10 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 600 न्यूटन की इक्वल है, राइट। सो यहाँ पे फ्रिक्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा 0.35 इंटू 600। सो इसे देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये जीरो तो कैंसिल हो गया इन दोनों से, तो 6 × 5 देन 210 न्यूटन, ठीक है। सो यहाँ से जो हमने फ्रिक्शन निकाला है ना, वो बोल रहा है मैक्सिमम फ्रिक्शन है ये, ठीक है। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे देखेंगे, और अगर हम बोले कि यहाँ पे हम 210 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है यहाँ पे बैलेंस आउट तो नहीं हो रहा है। तो जो फ्रिक्शन है वो अभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक रीच नहीं हुआ है। इसका ये मतलब होता है कि जैसे कि ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो होता है ना, मतलब मुझे नहीं पता इसकी स्लोप कैसे होती है, पर एक वैल्यू पे आके ये रुक जाता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है जो है 210, और इसे हम बोलते हैं म्यू इंटू एन। और उससे पहले जो है, तो फ्रिक्शन ये होता है कि जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसके इक्वल हो जाता है, एफ एक्सटर्नल, और ये है फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन होती है म्यू एम जी से, एंड इक्वल टू होती है, इसे ऐसे बोल सकते हैं एफ एक्सटर्नल, जब तक कि अगर वो मतलब अगर फ्रिक्शन लेस देन म्यू एम जी है तो मैक्सिमम 210 है, पर यहाँ पे इतना नीड नहीं है, यहाँ पे 180 का ही नीड है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 180। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम आप 210 अप्लाई कर सकते हो इन दैट डायरेक्शन, बट अगर आपका फोर्स उससे कम है, लाइक 200 है या 199 है, तो वो उसी के इक्वल होगा, मतलब जितना बैलेंस आउट करने के लिए चाहिए उसी के इक्वल होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन अगला क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो ए डॉट बी क्या होगा। तो किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा 10, बी हो जाएगा 8, कॉस 60 डिग्री, राइट। तो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, यहाँ से हो गया 80, तो यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा 40 है ऑप्शन में, राइट। तो यही अपना आंसर है। देन 41, यहाँ पे दो वेक्टर दिए हुए हैं और बोला है ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो ए डॉट बी अगर वेक्टर फॉर्म में इस तरह से दिया हुआ है तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल है, जो आई आई केप वाला पार्ट है उसे आई केप वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करो 3 इंटू जो जे केप वाला पार्ट है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1, फिर क्या है -1 इंटू 2, राइट। सो यहाँ से हो रहा है -2, -3 एंड 8, तो 8 - 5, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद अगला है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आई केप प्लस जे केप एंड आई केप माइनस जे केप, ठीक है। सो इसको ऐसे देखते हैं, पी डॉट क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एंड कॉस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पी डॉट क्यू की वैल्यू निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पी निकालेंगे, क्यू निकालेंगे, तो फिर हम यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, इसको ढंग से करेंगे यार। पी डॉट क्यू क्या हो जाएगा, आई वेक्टर विद आई वेक्टर दैट इज 1, जे वेक्टर विद जे वेक्टर दैट इज -1, ठीक है। तो ये यहाँ से आ रहा है 0, इसे इक्वल करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्या हो जाएगा,
रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ -1 स्क्वायर और कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा यहाँ पे रूट टू और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। थीटा इज इक्वल टू 90 पे कॉस थीटा क्या होता है 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछा है, टू वेक्टर्स आर गिवन एज दिस, द एंगल बिटवीन देम। सो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू magnitude of A, magnitude of B and cos theta, right? So A dot B करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 एंड 2 इंटू 2 यहाँ पे कितना हो रहा है 4, सो ये हो जाएगा 8। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ पे देखेंगे तो ये आ रहा है यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 9, रूट 9 मतलब 3। अगला है बी, सो बी भी कितना आ जाएगा, इसको भी देखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 4 एंड 4, राइट। सो ये भी हो जाएगा 3, तो यहाँ से ये हो रहा है 3 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 8/9, कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/9। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 8/9। तो 90 डिग्री तो नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 0 पे तो 1 वैल्यू आती है वो भी नहीं है, तो बचा ये, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। पर मान लो अगर आंसर थोड़े से अजीब से दिए हुए लाइक 28, 36, 72, तो अब जाके इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट इक्वल वेक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। Same magnitude but opposite direction, different magnitude but same direction, same line of action only। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर यहाँ पे होता है मैग्नीट्यूड भी होता है एंड उसकी डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन को एक एक लिख देते हैं, राइट। सो दो वेक्टर सेम कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, जैसे कि इसे बोल देते हैं ये है 5 न्यूटन और डायरेक्शन है इसकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक वेक्टर है इस तरह से 5 न्यूटन और डायरेक्शन क्या है प्लस एक्स डायरेक्शन, तो ये दोनों क्या है आइडेंटिकल है, तो इन दोनों को हम इक्वल बोल देते हैं। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट होगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि इस तरह से है, एक यहाँ पे लग रहा है एक यहाँ पे लग रहा है, दोनों 5 न्यूटन है, दोनों सेम है यहाँ पे। देन 3 concurrent forces given, the direction cosine of the resultant force with the y axis क्या होगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं। अब तक तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर 200 होता तो फ्रिक्शन जो होता वो भी 200 ही होता, जब तक आप 2110 तक हो। अगर 2110 भी होता ना तो भी 2110 आता, पर जैसे ही मान लो अगर ये हो गया 220, राइट, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 220 हो गया, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 210। सो 210 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो तब उस केस में आंसर क्या होता, उस केस में आंसर होता 2110, राइट। तो फ्रिक्शन जो है वो मतलब मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, पर उसके बीच में भी इसमें मतलब कुछ वैल्यूज होती हैं। अगर बॉडी स्टैटिक है तो फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में टोटल फोर्स निकाल लो और अगर उसे देख लो कि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, वैसे तो आंसर म्यू एम जी हो जाता है डायरेक्ट, पर अगर फोर्स दिया है तो फिर एक बार कंपेयर करना होता है कि लाइक वो मैक्सिमम से कम है या ज्यादा है। अगर मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा लग रहा है तो फिर हमारा जो फ्रिक्शन है वो हो गया म्यू इंटू एम जी, राइट। और अगर उससे कम है तो फिर वो हो जाएगा जो भी मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस के बराबर हो जाएगा, जैसे हमारे केस में अभी क्या था 180 था। देन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं,
3 concurrent forces given है F1, F2, F3. Direction cosine of the resultant force, right? So यहाँ पे पहले हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे. So रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? वेक्टर लिखेंगे इसे F1 वेक्टर, F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर. So यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास में हो जाएगा F1, F2, F3 क्या है वो देख लेते हैं. ठीक है, इसे अलग से यहाँ पे लिख लेते हैं. तो यहाँ पे हमें F1 क्या दिया हुआ है ये. तो जब भी ऐड करेंगे तो जो आई केप वाला पार्ट है, आई केप वाला पार्ट मतलब है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इन द एक्स डायरेक्शन. जे केप मतलब होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन, और के केप मतलब होता है फोर्स मैग्नीट्यूड इन जेड डायरेक्शन. ठीक है, ये होता है के केप, यहाँ पे होता है जे, और ये होता है आई. मतलब ये बस नाम दिए हुए हैं और इसी को फॉलो करते हैं मैकेनिक्स में. सो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 - 1 दैट इज 4, 4 आई केप. फिर हम क्या है अगला देख लेते हैं -3 + 5 - 1, तो -4 + 5, ये हो जाएगा जे केप, राइट. और अगला है 4, 5 और -2, तो ये यहाँ पे आ रहा है 3 के. ठीक है. सो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमारे पास में आ गया. इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसे इस तरह से लिखते हैं, देखो RX², RY² एंड RZ². सो यहाँ से हो जाता है 16, 1 एंड 9. सो ये कितना हो रहा है? 26 हो रहा है, राइट. √26 हमारा हो गया मैग्नीट्यूड. अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है डायरेक्शन कोसाइन. तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? cos बीटा इज इक्वल टू y डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड. ठीक है. तो रिजल्टेंट फोर्स इन y डायरेक्शन हमारे पास में कितना है? 1 और -1, 1 है. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाई √26. ठीक है. अब अपने ऑप्शंस देखते हैं पहले. तो ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए हैं. ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. यहाँ पे हमने RY क्यों यूज किया है? क्योंकि हमसे बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा. सो डायरेक्शन कोसाइन बता देते हैं. डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? ये हो जाता है RX डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. तो ये तो हो गया एंगल इन द एक्स डायरेक्शन. देन होता है इन वाई एक्सिस, तो ये RY डिवाइड बाय मोड हो जाता है, और RZ डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. तो ये हो गया विद जेड एक्सिस, यहाँ पे हो गया विद वाई, एंड यहाँ पे हो गया विद एक्स. देन अगला क्वेश्चन है अ फोर्स इज इक्वल टू दिस एंड मूव्स अ बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट. ठीक है, तो फाइंड द वर्क डन. तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है एफ वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर. यहाँ पे एक्स क्या है हमारा? यहाँ पे एक्स है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होना भी जरूरी है. तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है ए बी, मतलब ये जो है ए टू बी जा रहा है. ठीक है, तो हम उसी हिसाब से इसे कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं क्या आएगा. तो यहाँ पर है हमारे पास में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर वर्क किया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा. ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 -1 3. यहाँ पे दिया हुआ है 5 2 एंड -1. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? बी माइनस है 4 आई के, फिर 2 माइनस ऑफ -1 3 जे के, और -1 -3 -4 के. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी जो होगा, मैंने कैसे लिखा है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, हमें फोर्स वेक्टर दिया ही हुआ है. फोर्स हमें कितना दिया हुआ है? 5, -3, 2.
ठीक है। सो वर्क डन हमारे पास में हो जाएगा एफ डॉट एक्स। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड यहाँ पे हो जाता है कॉस थीटा। मतलब अगर मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है और डिस्टेंस दिया है और आपको एंगल दिया हुआ है कि किस एंगल पे काम हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, पर हमारे केस में अभी हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा 5 माइनस 3 2, मल्टीप्लाई करना है 4 3 एंड -4, तो ये हो जाएगा 20, -3 इंटू 3 हो जाएगा -9, 2 इंटू -4 हो जाएगा -8, सो ये हो जाएगा 3। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है 3। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, टू फोर्सेस 100 न्यूटन एट 30 डिग्री, 150 एट 135 डिग्री, ठीक है, act at a point. A third force act along a positive x direction so that the resultant force becomes vertical. Find F in Newton to 1 decimal place. ठीक है, सो यहाँ पे उसने बोला है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो वर्टिकल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, अगर रिजल्टेंट फोर्स किस तरह से लिखते हैं, आर एक्स प्लस आर वाई, और वो बोल रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब हो गया कि इन एक्स डायरेक्शन टोटल फोर्स जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया। बस अब यहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे। सो एफ अलोंग पॉजिटिव एक्सिस बोला है, ठीक है, तो एफ को हम बोल देते हैं पॉजिटिव, देन 100 न्यूटन है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 100 cos 30 डिग्री, राइट, तो ये यहाँ से आएगा 50√3 पॉजिटिव। मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। देन अगला है 150 एट 135 डिग्री, सो ये कैसे होगा, इस तरह से होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 150 cos 135 डिग्री, तो ये यहाँ पे होगा नेगेटिव 75√2, ठीक है। सो ये आर एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 75√2 माइनस 50√3, ठीक है। यहाँ पे cos 135 जो है वो 1/√2 था माइनस का, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया था √2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और उसके अलावा cos 30 डिग्री, तो उसको तो पता ही है वो होता है √3/2। अब इसे कैलकुलेट करना है, सो यहाँ पर ये आ रहा है 19.45 न्यूटन, ठीक है। सो हमें बोला है टिल 1 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19.5 न्यूटन, राइट। फिर अगला क्वेश्चन बोला है अ फोर्स इज अप्लाइड एट पोजीशन आर, ठीक है, फ्रॉम ओ, मोमेंट अबाउट ओ क्या होगा, ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। सो वर्क डन क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का। मोमेंट क्या होता है, वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मेन क्वेश्चन यही है हमारा। सो यहाँ पे मोमेंट अबाउट ओ कैसे निकालेंगे, सो ये हो जाएगा एफ वेक्टर क्रॉस, सॉरी आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है।
इसमें फर्क पड़ता है, आर क्रॉस एफ इज नॉट इक्वल टू एफ क्रॉस आर। ठीक है, ये अपना है। यहाँ पे हो जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस तरह से। यहाँ पे लिखते हैं आई जे एंड के, फिर जो फर्स्ट वेक्टर है जो कि है आर वेक्टर उसे लिखते हैं 2 1 एंड -3, फिर जो सेकेंड वेक्टर उसे लिखते हैं 3 -4 एंड 5। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट निकालना है सिंपल तरीके से, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से देखेंगे, 5 इंटू 1 माइनस -3 इंटू -4, और इस पूरे के साथ में क्या लगा देंगे, आई के। ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 -3 इंटू 3, और ये हो जाएगा यहाँ पे जेके। बस जेके के संग जो है साइन नेगेटिव आता है, जो मतलब सिंपल डिटर्मिनेंट जो सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करना है। देन अगला हो जाएगा 2 इंटू -4 -3, ये हो जाएगा के, और यहाँ पे है प्लस साइन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मोमेंट आ जाएगा इसका, इसको देख लेते हैं। 12 5 -12 हो जाएगा 7 आई के, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 9 19 जे के, एंड यहाँ पर ये हो रहा है -8 एंड -3, तो ये हो जाएगा -11 के। ठीक है, हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा था। ठीक है, तो यही पूछा है, मोमेंट अबाउट ओ क्या होगा। सो यहाँ पे हमारे पास में जाएगा 7 19 एंड 11, राइट। हाँ, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट एट ओ, पी है, क्यू है एंड आर है। ठीक है, along a direction and are along direction 3 4 5 in fourth quadrant, find the magnitude of resulting vector. Okay, कि इस तरह से, और डायरेक्शन दिया हुआ है 3 4 5, इसका क्या मतलब है, दिस इज 5 दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ये इसका मतलब है। बेसिकली हमें ये जो एंगल है वो 37 डिग्री दिया हुआ है। 37 और 53 एंगल जो होते हैं वो मैकेनिक्स में बहुत यूज होते हैं, मतलब लाइक 3 4 5 होते हैं और 4 3 5 होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इससे हम बोल देते हैं अगर थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/5, और साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/5। बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद में बोला रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर देख लेते हैं। तो आर वेक्टर पहले लिख लेते हैं, वो हो जाएगा 60 इंटू 3/5 आई के प्लस 60 इंटू 4/5 जे के। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है, तो आर वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है, यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसे हम नेगेटिव लिखते हैं, तो इसे हम एक माइनस यहाँ पे देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 3 36 आई के -48 जे के, ये हमारा आर वेक्टर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये तो यहाँ पे Q दिया हुआ है -20 एंड 50, P दिया हुआ है 30 एंड 40, और R हमारे पास में कितना है 36 एंड 48 -48। ठीक है, तो बस रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर को हम लिख देते हैं A लिख देते हैं। ठीक है, A इज इक्वल टू -20 प्लस 30 प्लस 36 आई के प्लस लिखेंगे 50 प्लस 40 -48। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो आ रहा है 10, तो ये हो जाएगा 46, और यहाँ पे हो जाएगा -8 मतलब 42।
42 जे के। मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो जाएगा 46 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कितना आ रहा है ये। यहाँ से ये आ रहा है 62.29 न्यूटन। तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देन हमसे पूछा है डाइवर्जेंस ऑफ एफ एट पॉइंट 123। डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, तो हमें एफ वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई आई के वाई स्क्वायर जेड जे के एंड यहाँ पे दिया हुआ है जेड स्क्वायर एक्स के, राइट। सो डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स then differentiation of fy and differentiation of fz। ठीक है, fx fy fz क्या है, तो फोर्स कंपोनेंट है यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में, और हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब हम पहले करेंगे एक्स स्क्वायर वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x वाई, राइट, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2yz, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2z, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस ऑफ एफ। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि पॉइंट 123 पर इसका क्या आंसर है, तो वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, यहाँ से जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 6 11 11 इंटू 2 22। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22। हाँ, तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो उसके बाद जो भी डी ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन या तो 22 होगा या नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। देन हमसे पूछा है फॉर द स्केलर फंक्शन वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस स्केलर फंक्शन 8111। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो पहले हमारे पास में वेक्टर फंक्शन था, तो वेक्टर में हमने क्या किया, जो आई कंपोनेंट है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन किया, जो वाई कंपोनेंट है उसका वाई के हिसाब से किया, और जो जेड है उसका विद रिस्पेक्ट टू जेड किया। यहाँ पे स्केलर में इसमें एक्स वाई जेड तो कुछ कंपोनेंट होगा नहीं, तब हम इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरह से, ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, differentiation of the function with respect to y, and differentiation of the function with respect to z, right। तो ये हो जाएगा, इसको देख लेते हैं, इसको with respect to x डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये यहाँ पे आ रहा है 2xy प्लस 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला क्या है, और इसके साथ हम यहाँ पे लगा देंगे आई केप, राइट। फिर उसके बाद में अगला है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2yz प्लस 0 जे के, एंड लास्ट हो जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर एंड 2z एक्स। ठीक है, ये 2 है के। हमें पॉइंट बोला है 1,1,1, मतलब सब जगह 1 ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 आई के, यहाँ पे जाएगा 1 प्लस 2 जे के, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 के। तो ये यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है 3 आई के प्लस 3 जे के प्लस 3 के। सो इसका हो जाएगा ये आंसर, राइट।
ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था कि हम जब भी किसी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हम जब भी फाइंड करते हैं तो वो हमेशा जीरो होता है। लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो वेक्टर है मतलब वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जीरो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू और। ठीक है, अगला तो अलग है, ठीक है, इसको देखिए। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12x³ माइनस 48x² प्लस 36x। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो रहा है 12x² माइनस 48x प्लस 36। 12 भी कॉमन आ ही रहा था, इसे भी ले लेते हैं। 12x² माइनस 4x प्लस 3। तो यहाँ से बन रहा है x-1 x-3 और यहाँ पे है 12x। ठीक है, सो कोई भी फंक्शन, ठीक है, जो लीनियर नहीं है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम कब मिलता है? मैक्सिमम एंड मिनिमम मिलता है जहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो जीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 पॉइंट पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे एंड एक्स इज इक्वल टू 3 पे, राइट। सो मैक्सिमम कब मिलता है? मैक्सिमम जब मिलता है जब एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो हो। ठीक है, और मिनिमम के लिए एफ डबल डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पर एफ सबसे पहले हम डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। To watch the वो complete कितना आ रहा video, है उसे देखते हैं download पहले। the Mining ठीक Gyan है, app from the Play सो ये Store. वाला फंक्शन देखेंगे सबसे Enjoy पहला a seamless learning experience without interruptions दिस। and subscribe to our YouTube ठीक channel. है, इसे और वापस लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लेते हैं। x³ माइनस 4x² प्लस 3x। ठीक है, कांस्टेंट से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 3। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा आ गया एफ डबल डैश एक्स, राइट। अब हमारे पास में 3 पॉइंट है जहाँ पे या तो मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा। पॉइंट्स क्या क्या है? पॉइंट्स है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3, राइट। अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, सही है, यहाँ पे ये पॉइंट्स है हमारे पास में। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू आ रही है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3 इंटू 12, राइट, 36। सो ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। फिर उसके बाद में आता है एफ डबल डैश 1। तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 3 माइनस 8 प्लस 3, 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 24। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है मैक्सिमम, राइट। और उसके बाद में है एफ डबल डैश 3, तो ये हो जाएगा 12, ये यहाँ पे हो जाएगा 27, 24 प्लस 3। सो ये कितना हो रहा है? 30 में से 24, तो ये हो जाएगा 6, तो 72। ये है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है मिनिमम। अब लोकल मैक्सिमम और मिनिमम का क्या मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन इस तरह से सपोज और ये इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है, एक यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है, तो इन दोनों में से जो लेस वैल्यू होती है, मतलब इन इसको भी हम बोलेंगे लोकल मिनिमम और इस पॉइंट को भी हम बोलेंगे लोकल मिनिमम। ठीक है,
पर मान लो यहाँ पर वैल्यू आ रही है फंक्शन की एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2, -2 बोल देते हैं। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू आ रही है -5। तो मिनिमम कहाँ पे होगा फंक्शन? तो फंक्शन मिनिमम होगा एफ ऑफ जहाँ पे एफ एक्स की जो वैल्यू है वो -5 आ रही है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा जहाँ पे फंक्शन सबसे कम वैल्यू शो कर रहे हैं, और बाकी लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम होते हैं। तो अभी हमारे केस में x इज इक्वल टू 1 पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और वो एक ही पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हाँ, वैल्यू ही पूछा है हमसे। अगर वो पूछता कि कितने पॉइंट पर है, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट, ठीक है, अगर वो बोलता कि नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम कितने हैं, तो वो हो जाता 1। लोकल मिनिमम कितने हैं, तो वो हो जाता 1। अगर वो बोलता फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पर वो मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, तो वो अपना आंसर हो जाता 1। अच्छा, मिनिमम यहाँ पे 2 है, और अभी हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 - 16 + 18। ये कितना हो रहा है? ये हो जाएगा 18 - 3 हो जाएगा 21 एंड -16 5। सो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसमें बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x ऑन इंटरवल -2 to 2। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन विच इट सेटिस्फाइज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसकी जो थ्योरम है वो क्या होती है कि अगर ये जो इस तरह से फंक्शन है और वो इन पर 0 हो रहा है, और इस तरह से, मतलब मान लो यहाँ पे है a, यहाँ पे है b, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय f डैश c होता है b माइनस। ये एक मतलब लैग्रांज थ्योरम होती है। तो एक बार पहले वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। f ऑफ -2 यहाँ पे चेक करेंगे, तो वो हो जाएगा -8 +6। तो यहाँ से आ रहा है -2। और f ऑफ 2 यहाँ पे चेक करेंगे, तो वो हो रहा है यहाँ पे 8 - 6। तो ये भी हमारे पास में, ये हमारे पास में आ रहा है 2। ठीक है, सो बेसिकली जो थ्योरम है वो ऐसे बोलती है कि एक पॉइंट C होता है जहाँ पर जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है f डैश ऑफ c इज इक्वल टू जो लिमिटिंग पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा f डैश c इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आया था, f ऑफ b। f ऑफ b हमारे पास में आया था 2 -2 डिवाइड बाय, तो ये हो रहा है 1। ठीक है, अब हमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन हमारे पास में गिवन है x³ - 3x। हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x² - 3। ठीक है, 3x² - 1, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, राइट। सो अगर थ्योरम सही है तो उसके हिसाब से f डैश c हो जाएगा c² - 1 इज इक्वल टू 1, राइट। ये 1 कहाँ से आया? ये 1 आया f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a से। ये जो थ्योरम है ये इस तरह से, तो ये हो जाएगा 3c² - 3 इज इक्वल टू 1। c इज इक्वल टू c² इज इक्वल टू 4/3। सो c कितना आ जाएगा? c आ जाएगा हमारे पास में
प्लस माइनस 2/√3। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सी है वो बिलोंग करता है ए टू बी, मतलब कि हमारे क्वेश्चन में इस केस में हो जाएगा -2 से 2 के, -2 से 2 के बीच में हम जो पॉइंट सी है वो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेशन करना होगा। अगर हम प्लस लेते हैं और माइनस लेते हैं, यहाँ पे प्लस लेने पर सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.15, और माइनस अगर लेते हैं तो -1.15। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये लेस देन -2 है, बेसिकली ग्रेटर देन है, और ये लेस देन 2 है। ठीक है, तो ये जो है दोनों ही वैल्यू हमारे जो इंटरवल है -2 to 2 उसमें लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1.155। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसने नंबर ऑफ पॉइंट नहीं पूछा है, ये बोल रहा है कि वैल्यू क्या होगी, 1.55 हो जाएगी इसका आंसर डायरेक्ट। मान लो अगर आपका कुछ ऐसा बनता है जहाँ पे आपकी जो सी है यहाँ पर उसकी वैल्यू आती है -1 एंड 3, तो उस केस में सिर्फ -1 जो है वही हमारा एक्सेप्टेबल आंसर होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5। ठीक है, ये तो यहीं पे हो जाएगा सोल्व। हाँ, अब हमसे पूछा है डाइवर्जेंस ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ जो है वो होगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, differentiation of fy with respect to y, and differentiation of fx with respect to z। तो ये यहाँ से हो जाएगा 2x 2y एंड 2z। ठीक है, यहाँ पे है i के k के एंड i के j एंड k। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे i j k होना चाहिए, तभी ये सही होता है, i j k होना चाहिए यहाँ पे। देन स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट हमसे पूछ लिया, तो वही सेम क्वेश्चन करें, सेम ही क्वेश्चन है ये। कैसे होगा, इसका आंसर सिंपल हो जाएगा 2x i के, फिर इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएट करेंगे। बेसिकली इसको हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू y हम सॉल्व करेंगे, एंड विद रिस्पेक्ट टू z हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ x का फंक्शन है, ये सिर्फ y का है, ये सिर्फ z का है, तो इसका डिफरेंशिएशन ईजी हो जाता है, ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। देन अगला है विच कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर रोलेस थ्योरम। ठीक है, तो रोलेस थ्योरम बोलती है कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन a, b, डिफरेंशिएबल विद इन a, b, एंड f of a इज इक्वल टू f of b। मैं बताती हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से है तो यहाँ पर ठीक है, ये दोनों वैल्यू बराबर है, ये है a पॉइंट, यहाँ पर है b पॉइंट, और इस तरह से कोई फंक्शन जा रहा है, ये कैसे भी जा सकता है, ऐसे गया है, हो सकता है ऐसे 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 जाए, पर ये वैल्यू यहाँ पे सेम है, राइट। तो रोलिस थ्योरम ये बोलती है कि अगर फंक्शन जो है a, b में कंटिन्यूअस है और a, b में डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होते हैं, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होते हैं। पहली बात कंटिन्यूअस है, दूसरी बात डिफरेंशिएबल है, और f of a is equal to f of b, so at least there will be a point c point जहां पर f dash c is equal to 0 होगा। बेसिकली रोलिस थ्योरम ये बोल रही है कि कोई फंक्शन इस तरह से है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है और 2 पॉइंट पे बराबर है, तो एटलीस्ट ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये
एफ डैश ऑफ फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, वो 0 होगा। एटलीस्ट बोल रहा है तो मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मतलब इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट है फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन द इंटरवल 1, 1 एट द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम क्या होगा। सो देखो एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2x। तो एफ डैश एक्स 0 कब हो रहा है, जब x कितना है 0, राइट। अब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सो डबल डिफरेंशिएशन करने पर आ रहा है 2, जो कि है पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पर हमें एक मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। अभी हमसे पूछा क्या है लोकल मिनिमम, तो लोकल मिनिमम कितना हो जाएगा 0, x बराबर 0 पे होगा। और अगर हमसे मान लो यहाँ पे बोल देता लोकल मैक्सिमम, सो हम बोलते कि x डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, जब हमने डबल डिफरेंशिएशन किया तो वो पॉजिटिव था, तो नेगेटिव तो वो आया ही नहीं, एक ही पॉइंट था, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हमेशा हमें लोकल मिनिमम ही मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं मिलेगा। देन क्रिटिकल पॉइंट हमसे पूछा है कि व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जहाँ पे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, मतलब जहाँ पे उसकी स्लोप चेंज होती है उसी को हम क्रिटिकल फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे जो है स्लोप इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब पॉजिटिव है, राइट। यहाँ पर 0 हो जाएगा स्लोप और यहाँ पे फिर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो उसकी स्लोप की बात कर रहे हैं। फिर एक तो हो गया ये वाला पॉइंट, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव हो गई, इस तरह से। फिर इसको ऐसे देखो, यहाँ पे अगर आप एक टेंजेंट खींचते हैं और एक यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो जो स्लोप चेंज पॉइंट होता है उसे हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स हम निकालेंगे और वो जहाँ पे भी 0 होगा वही हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है 1 के, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यस। देन अगला क्वेश्चन है फाइंड द डाइवर्जेंस, ठीक है। सो डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस सिंपल है। सो एफ एक्स हमारे पास में है 2x, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2। 3y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3, एंड 4y 4z का कितना हो जाएगा 4, राइट। तो डाइवर्जेंस हमारे पास में आ जाएगा 9। अगर ये बोलता ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट क्या होता, अगर ये बोलता ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हो जाता 2i के 3j के एंड 4k के। डाइवर्जेंस क्या होगा, डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। फिर अगला है इफ a इज इक्वल टू दिस देन फाइंड। तो 6 और 8 मतलब a मैग्नीट्यूड ऑफ a हमसे पूछना है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 64 100। सो इसका आंसर हो जाएगा 10। देन अगला क्वेश्चन है फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा है वैल्यू ऑफ एक्स पूछना है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछी है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछना है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है 2x माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट मिला है वो हमें एक ही पॉइंट मिला है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर ऑप्शन वाला होता तो हम क्या करते,
एफ डबल डैश एक्स चेक करते हैं, उसे चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है, राइट, मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ही पूछा है। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 2। मतलब जहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होता है वो पॉइंट्स पे मैक्सिमम और मिनिमम मिलता है, और मैक्सिमम है या मिनिमम है ये जानने के लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन करना होता है। उससे हमें पता चलता है अगर वो पॉजिटिव है तो मिनिमम मिलेगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अगला है फॉर द फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर लोकल मैक्सिमम अकर्स। ठीक है, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हमने अभी सॉल्व किया था, मतलब ये वाली इक्वेशन। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे है 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। सो वो क्या हो जाएगा 3 2x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं। क्या वैल्यू आ रही है, 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 6, राइट। और x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे रख लेते हैं अभी। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 4। ओके, तो यहाँ पे हमें आ रहा है 2। तो मैंने गलत तो नहीं किया ना इसको, 2 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, 6 माइनस 4 2 इंटू 3, हाँ तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 6। अब ये जो है लेस देन 0 है, ये है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा मैक्सिमम, यहाँ पे हमें मिलेगा मिनिमम। हमसे पूछा है, तब पूछा क्या है वो दिखता है एक बार। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें x इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम मिल रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और अगर वो बोलता कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एफ ऑफ 1 हम फाइंड करते हैं। तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाता है, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 1, 10 11 माइनस 6, तो 5 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक designed to establish the time for a qualified worker to carry out a specified job as a defined level of performance. Method of study, work measurement, work method. So I guess इसका आंसर वर्क मेजरमेंट ही होना चाहिए। मतलब बेसिकली वो एक वर्कर के लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, -1 एंड 1, राइट। सो यहाँ तक हमने MMT5 डिस्कस कर लिया है। अब जब भी आपका नेक्स्ट पेपर हो तो ट्राई करना कि उसी दिन या अगले दिन जैसे ही आपको सॉल्यूशन मिलते हैं तो आप अपने आंसर चेक करो, और उसके बाद में वो क्वेश्चंस को लाइक सॉल्व करो। लाइक कहीं कहीं पे ऐसा लगेगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, या फिर हो सकता है कि फॉर्मूला हमने गलत लगा लिया है, राइट। तो उन जगह पे मतलब एनालाइज करना कि कहाँ पे कौन सी गलती हो रही है, और फिर वो जो टॉपिक है उसे एक बार और रिवाइज करना, तो वो बेटर तरीका है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो ये वाला प्योर आपका मैथमेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स बेसिस था, मतलब इसमें माइनिंग का कुछ था नहीं इतना। तो इस पेपर को आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपका वेक्टर और जो भी इसमें पूछा है, लाइक ग्रेड पूछा है, वेक्टर पूछा है, फ्री बॉडी डायग्राम भी पूछ लिया था, है ना। और अभी क्या पूछ रहा था, ये +-1 कौन सा सवाल था ये, हाँ फंक्शन फंक्शन भी पूछ लिया है।
तो मैथमेटिक्स के लिए ये पेपर बेटर है, तो आप इसको लाइक ऐसे सेव कर सकते हो, या मैथमेटिक्स के नोट्स के ऊपर लिख सकते हो MMT5, तो इसे एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.